वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स के चैप्टर में से बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ठीक है, तो इससे पहले हमारे पी ब्लॉक एलिमेंट्स के एमसीक्यूज के 5 पार्ट्स अपलोड हो चुके हैं। ठीक है, वो आप लोगों ने ज़रूर अच्छे से उन सभी पार्ट्स को ज़रूर यहाँ पर अंडरस्टैंड करना है। और आज है हमारा यहाँ पर पार्ट नंबर 6। तो इसमें हम एक्सप्लेन करने वाले हैं ग्रुप नंबर 18 में से जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं उन सभी को, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स के अकॉर्डिंग और आपके नीट एग्ज़ाम, JEE मेंस एग्ज़ाम, इन सभी के लिए ही बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो हमारा सबसे पहला एमसीक्यू है, दैट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग नोबल गैस हैज़ द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। किसका बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट है? तो सबसे पहले यहाँ पर हम इनको कर लेते हैं अरेंज। तो सबसे पहले आती है हीलियम, देन नियोन, देन आर्गन, देन आती है क्रिप्टन, देन आती है जीनोन। ठीक है, आगे और होती है रेडोन, वो रेडियो एक्टिव होती है तो इसलिए हम उसको बीच में नहीं रखेंगे। ठीक है, इसको हम स्किप कर देते हैं। अब देखिए डाउन द ग्रुप जाएंगे तो क्या होगा कि एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा, एटॉमिक मास इंक्रीज होगा, जिसके कारण के वैंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो होती हैं वो यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, वैंडरवाल्स अट्रैक्शंस जो हैं, ठीक है, फोर्सेस हैं, वो हो जाएंगी इंक्रीज। ठीक है, क्योंकि ये जो होती हैं नोबल गैसेस, इनमें ओनली वैंडरवाल फोर्सेस रहती हैं अट्रैक्शन की, इसीलिए ये सभी क्या होती हैं, गैसेस होती हैं। तो डाउन द ग्रुप फोर्सेस इंक्रीज हो जाएंगी, तो इसका मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाएगा। तो देयरफॉर जीनोन का बॉइलिंग पॉइंट रहेगा हाईएस्ट और यहाँ पर हीलियम का बॉइलिंग पॉइंट रहेगा लोएस्ट। और पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल में से सबसे लो बॉइलिंग पॉइंट हीलियम का है, दैट इज़ दी 4.2 केल्विन, और हाईएस्ट है यहाँ पर जीनोन। ठीक है, तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। तो हमारा आंसर सी आ जाएगा। अगर आपको हाईएस्ट की जगह पूछ लिया जाए लोएस्ट, तो आंसर आएगा यहाँ पर हीलियम। ठीक है, क्लियर है? तो आगे चलते हैं। आगे है कि ज्योमेट्री ऑफ दी XE, यानी कि जीनोन, ऑक्सीजन एंड दो लगे हैं फ्लोरीन। अब देखिए कि ग्रुप नंबर 18 के एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी बहुत ही लो है, अनरिएक्टिव होते हैं, सिर्फ जीनोन के ही कंपाउंड्स बनते हैं। इसलिए इस ग्रुप में हमें सिर्फ जीनोन के कंपाउंड्स की ही स्टडी आती है। ठीक है, और इसके लिए इसमें कुछ खास नहीं है, बस जीनोन के कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर्स आप लोगों को बनानी सीख लेनी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप लोग जो हमने ये फॉर्मूला रीड किया है उसके अकॉर्डिंग भी हम इसे सोल्व कर सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम इसे सोल्व करते हैं। 1/2 होता है, जीनोन के पास होते हैं वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और साथ में 2 जुड़े हैं फ्लोरीन। फ्लोरीन इसलिए क्योंकि फ्लोरीन इज़ द मोनोवेलेंट, जो एक बॉन्ड बनाता है। 2 जुड़े हैं, कोई चार्ज नहीं है, तो कितना आंसर आ गया? इसका आंसर आ गया 5। तो इसका मतलब कि अब 5 के अकॉर्डिंग, ठीक है, 5 के अकॉर्डिंग हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या रहेगी? sp3d। ठीक है, तो 5 तो हो गया टोटल। अब देखिए कि 5 में से, ठीक है, बॉन्ड पेयर्स और हमें सोल्व करने हैं लोन पेयर्स। ठीक है, ये तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो गई। अब देखिए ये जो जीनोन है, ठीक है, ये यहाँ पर 2 बॉन्ड बना लेगा ऑक्सीजन के साथ और एक बॉन्ड बनाएगा फ्लोरीन के साथ। ठीक है, अब देखिए इसके पास होते हैं टोटल यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसके 2, 3 और 4 इलेक्ट्रॉन यूज़ हो गए। 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिमेनिंग है और 4 इलेक्ट्रॉन्स के वो बन जाएंगे 2 लोन पेयर्स। तो वो हम रखेंगे यहाँ पर ऑन दी पर इक्वेटोरियल पोजीशंस पर। ठीक है, तो ऐसे हम इसकी ईजिली स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ये हाइब्रिडाइजेशन ऑप्शनल थी, यहाँ पर ज़रूरत तो है नहीं थी, बट मैंने आपको फिर भी सोल्व कर कर दिखा दी। ठीक है, तो इसकी अब शेप क्या बन रही है? दिस इज़ दी टी शेप। ये बन रहा है ऐसा कुछ, तो ये बन गया हमारा टी शेप्ड मॉलिक्यूल। इसकी ज्योमेट्री है XeOF। ठीक है, तो इसकी आपको हाइब्रिडाइजेशन भी पूछ सकते हैं और इसकी शेप भी पूछ सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? थर्ड वन इज द नोबल गैस कंपाउंड प्रिपेयर्ड बाय दी नील बार्टलेट। ठीक है, और अगर आप लोगों ने ग्रुप नंबर 18 को रीड किया है तो आप लोगों को ज़रूर पता होगा कि नील बार्टलेट ने सबसे पहले ऑक्सीजन की रिएक्शन करवा कर देखी थी विद दी प्लेटिनम फ्लोराइड, PTF6। ठीक है, और वहाँ से एक बन गया था कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो उसके बाद उसने क्या देखा कि जीनोन की भी कुछ प्रॉपर्टीज़ ऑक्सीजन के साथ सेम होती हैं, तो हो सकता है इसकी भी रिएक्शन हो जाए। उसकी भी उसने रिएक्शन करवाई, तो उससे भी उसने बना लिया एक
कॉम्प्लेक्स दैट इज द जीनोन पॉजिटिव एंड द PTF61 नेगेटिव। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर कौन सा कंपाउंड बना है, जीनोन, प्लेटिनम, फ्लोरीन जुड़े हैं 6। ये सबसे पहला था कंपाउंड जो कि नोबल गैस का बनाया गया था बाय द नील बार्टलेट। ठीक है, क्लियर है। तो आगे चलते हैं। XeF4, ठीक है, रिएक्ट्स विद दी वाटर एट -80 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि हम रिएक्शन को कंट्रोल कर रहे हैं तो क्या बनेगा। ठीक है, तो अगर हम इसकी कंट्रोल्ड हाइड्रोलाइसिस होती है ये, जब हम इसको एट ए लो टेम्परेचर वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं, दिस इज कॉल्ड दी कंट्रोल्ड हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, एट दी -80 डिग्री सेल्सियस, देन इट गिव्स दी XeOF2। ठीक है, मतलब बीच में फ्लोरीन भी रहेगा और ऑक्सीजन भी साथ में जुड़ जाएगा और साथ में आ जाएगा 2HF। ठीक है, तो ये इसकी सिंपल सी रिएक्शन होती है। XeOF2 हमें मिलता है, सो A1 इज़ द राइट आंसर। अगर इसकी हम हाइड्रोलाइसिस को कंट्रोल में ना रखें तो हमें ओनली ऑक्साइड्स मिलते हैं जीनोन के। ये भी बात आप लोगों ने याद रखनी है। क्लियर है, ओके। चलिए आगे चलते हैं, 5th MCQ करते हैं। XeF4 की हमें शेप बतानी है क्या होती है। अब देखिए फिर से सेम रूल चलेगा। जीनोन के पास होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स, 8 में से 4 फ्लोरीन जुड़े हैं, तो यहाँ पर क्या हो गए भाई, 4 हो गए बॉन्ड पेयर। ठीक है, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन में से 4 तो बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज़ हो गए, बचे हैं 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन क्या बनाएंगे, 2 लोन पेयर्स। तो क्या बन गए यहाँ पर, 2 लोन पेयर्स, 4 हैं बॉन्ड पेयर, टोटल हैं 6। तो 6 के अकॉर्डिंग इसका टोटल अरेंजमेंट क्या होता है यहाँ पर, ऑक्टाहेड्रल वाला। तो हम क्या करेंगे, 4 फ्लोरीन एटम्स को एक प्लेन में रख देंगे। ठीक है, और जो साथ में बचे हैं 2 लोन पेयर्स, एक ऊपर और एक बचेगा नीचे। अब 4 के 4 फ्लोरीन एटम आर इन द सेम प्लेन, सो इट्स शेप बिकम्स द स्क्वायर प्लेनर। तो ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर प्लेनर बन जाएगा। क्लियर है, ओके। सो इसके बाद है नेक्स्ट, द मोस्ट अबंडेंट नोबल गैसेस। ठीक है, तो यहाँ पर अर्थ के बारे में बिल्कुल नहीं बात हो रही है, यहाँ पर ओवरऑल यूनिवर्स की बात हो रही है कि मोस्ट अबंडेंट नोबल गैस। अगर साथ में कुछ दिया हो कि इन दी एटमॉस्फेयर, इन दी अर्थ क्रस्ट वगैरह, तो फिर आपने उसके अकॉर्डिंग आंसर देना है। बट यहाँ पर सिंपल लिखा है कि मोस्ट अबंडेंट नोबल गैस कौन सी है। ठीक है, सबसे ज़्यादा अबंडेंस में हमें मिलती है नोबल गैस, दैट इज़ दी हीलियम। हीलियम सन में और सन के जैसे जितने भी स्टार्स हैं, ठीक है, उन सभी में हीलियम और हाइड्रोजन होती हैं। तो इसका मतलब कि हीलियम गैस इज़ द मोस्ट अबंडेंट नोबल गैस एंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स इज़ द हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। ये दोनों एलिमेंट ही हमारी अर्थ पर इनका अमाउंट काफ़ी लो है, बट अगर हम ओवरऑल यूनिवर्स में, स्टार्स में, सन जैसे जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन सभी में अगर हम ऑब्जर्व करें तो सबसे ज़्यादा हमें यहाँ पर हीलियम नोबल गैस मिलती है। क्लियर है, याद रखिएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। 7th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लेनर। ठीक है, इनमें से प्लेनर कौन सा है। तो सभी की स्ट्रक्चर, ठीक है, आप लोग खुद भी बनाकर देख सकते हैं, तो वैसे मैं आपको बनाकर दिखा देता हूँ। ठीक है, अब देखिए जीनोन के साथ जुड़े हैं ऑक्सीजन 4। अब देखिए 4 ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाएंगे, एक ऑक्सीजन बनाता है 2 बॉन्ड, 4 बनाएंगे 8 बॉन्ड, मतलब जीनोन के 8 इलेक्ट्रॉन्स यूज़ हो गए। दूसरी बात आप लोगों ने क्या यहाँ पर ध्यान में रखना है कि इसकी जो शेप बनेगी ना, वो इसकी हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग बनानी है। 1/2 जीनोन के 8 इलेक्ट्रॉन्स प्लस कोई भी मोनोवेलेंट यहाँ पर है नहीं एलिमेंट, क्योंकि ऑक्सीजन तो है यहाँ पर डाईवेलेंट, तो 0 होएगा। तो 4 आ गया, 4 के अकॉर्डिंग क्या बनेगी, sp3। sp3 का मतलब क्या बन जाएगा, दैट इज़ दी टेट्राहेड्रल। ठीक है, एक ऑक्सीजन इस तरफ, एक ऑक्सीजन इस तरफ, एक ऑक्सीजन इस तरफ और एक ऑक्सीजन इस तरफ। ठीक है, तो इसके बाद जो बी ऑप्शन है वहाँ पर आएगा XeO4 आएगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों ने ऑप्शन को ठीक कर लेना है। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर भी बनाकर देखें तो 4 यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन यूज़ कर लेगा, 2 ऑक्सीजन कर लेगा और एक बचेगा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, तो 2 के अकॉर्डिंग एक बन जाएगा हमारा लोन पेयर। 4 फ्लोरीन है, ठीक है, और एक ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन को हम यहाँ पर बना देते हैं और एक साथ में बन जाएगा लोन पेयर। सो दिस इज़ द स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है, तो ये हमारी बन जाएगी स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है,
तो ये भी नहीं हुई हमारी प्लेनर स्ट्रक्चर। वैसे तो आप लोगों को आइडिया होगा कि प्लेनर का आंसर क्या है, ठीक है। तो अब इसको बनाते हैं XeO2F2। मैं सिर्फ आप लोगों को इसलिए स्ट्रक्चर्स बता रहा हूँ क्योंकि आपको एग्ज़ाम में कोई भी स्ट्रक्चर पूछी जा सकती है। अब इसमें 2 ऑक्सीजन हैं, 2 हैं फ्लोरीन, तो 6 इलेक्ट्रॉन तो यूज़ हो गए, 2 बचे हैं, 1 होगा बॉन्ड पेयर, 4 हैं यहाँ पर, ठीक है, बॉन्ड पेयर्स, और टोटल हो गई 5 चीज़ें। तो 5 के केस में हम फिर से बनाएंगे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल वाली, ठीक है। तो यहाँ पर हम ज्वाइन कर देते हैं दोनों ऑक्सीजन को इन दी इक्वेटोरियल प्लेन और दोनों फ्लोरीन एटम ऊपर नीचे रख देंगे, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगी। सो ये भी नहीं प्लेनर है, तो आखिरी ऑप्शन हमारा बचता है XeF4, वो हमने अभी अभी बनाकर देखा था, ठीक है। 4 फ्लोरीन एटम एक प्लेन में है और 2 हैं ऊपर नीचे लोन पेयर्स, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन और बचे हैं और वो दोनों ऐसे बनेंगे। सो डी इज़ योर राइट आंसर, XeF4 इज़ द प्लेनर वन। बट बाकी स्ट्रक्चर्स भी आती हों आप लोगों को, क्योंकि ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो इसमें टोटल आप लोगों को 8-9 स्ट्रक्चर्स देखने को मिलती हैं, वो सभी आपने अच्छे से याद कर लेनी है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। नंबर ऑफ दी लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द ज़ीनोन एटम इन दी फॉलोइंग, ठीक है। सबसे पहले XeF2 में देखिए, अब देखिए कि 2 फ्लोरीन एटम है तो 2 बनेंगे बॉन्ड पेयर, ठीक है। टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन में कितने बन जाएंगे, 3 लोन पेयर्स, ठीक है। अब ऐसे ही इसमें देखेंगे, इसमें तो हमने अभी भी सोल्व किया था, 4 बचेंगे बॉन्ड पेयर्स, 4 इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग बच गए हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स बनाएंगे 2 लोन पेयर्स। और ऐसे अगर आप लोग XeF6 में सोल्व करेंगे तो ओनली 1 बचेगा लोन पेयर, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन यूज़ हो गए और 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, तो ये बचेगा 1 लोन पेयर। सो 3, 2, 1 ऐसे आप लोग इसे सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि इनकी स्ट्रक्चर्स पर ही आप लोगों को प्रॉब्लम आ सकती है, और तो इसमें कुछ खास है नहीं, ठीक है। फिर आ गया यहाँ पर कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द सोल्युबिलिटी इन वाटर ऑफ द नोबल गैसेस। अब देखिए, नोबल गैसेज आर स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर, ठीक है, स्लाइटली सोल्यूबल होती हैं ये वाटर में। उसका रीज़न क्या है, ठीक है, रीज़न आप लोगों को ज़रूर अंडरस्टैंड होना चाहिए। अब देखिए, रीज़न क्या होता है कि वाटर इज़ दी पोलर मोलिक्यूल, ठीक है। वाटर का जो होता है मोलिक्यूल दैट इज़ दी पोलर वन, मतलब उसमें बने होते हैं पोल्स, ठीक है। तो यहाँ पर पोलर होने के कारण इसमें क्या रहता है, एक डाइपोल बन जाता है, ठीक है। अब देखिए, जो भी यहाँ पर आएगा नोबल गैस का मोलिक्यूल, उसमें एक इंड्यूस्ड डाइपोल आ जाएगा, ठीक है। उसमें क्या आ जाएगा, इंड्यूस्ड डाइपोल, ठीक है। तो इन दोनों में फिर अट्रैक्शन होती है, डाइपोल एंड द इंड्यूस्ड डाइपोल में, मतलब इसका जो इलेक्ट्रॉन्स का जो यहाँ पर होता है क्लाउड, वो भी वाटर के मॉलिक्यूल की ओर अट्रैक्ट हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड डाइपोल, ठीक है। तो इन दोनों में जो फिर अट्रैक्शन होती है दैट इज़ नोन एज दी, उसी के कारण ही इसकी स्लाइटली सोल्युबिलिटी होती है, ठीक है, स्लाइट सी सोल्युबिलिटी रहती है। अब अगर आपको रीज़न अंडरस्टैंड हो गया है कि क्या होता है कि नोबल गैस का मॉलिक्यूल यहाँ पर डिस्टॉर्ट हो जाता है, उसकी क्या हो जाती है, पोलराइजेशन हो जाती है, ठीक है। तो वो डिस्टॉर्ट हो जाता है और उसकी पोलराइजेशन मतलब वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, इसकी तरफ, ठीक है। तो इसी के कारण के वो वहाँ पर सोल्यूबल होता है। अब इसी से आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि जितना साइज़ इंक्रीज़ होगा, ठीक है, जितना इस एटम का साइज़ ज़्यादा होगा, उतनी डिस्टोर्शन या फिर पोलराइजेशन ईजिली हो पाएगी, ज़्यादा हो पाएगी। इसका मतलब कि जीनोन की सोल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा रहेगी, और जैसे जैसे साइज़ होगा डिक्रीज़ और सोल्युबिलिटी भी डिक्रीज़ होगी, तो हमारा सी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि जीनोन का साइज़ बड़ा है, डिस्टोर्शन ईजिली हो सकती है, देयरफॉर उसकी सोल्युबिलिटी भी ज़्यादा रहेगी, ठीक है। क्लियर है अभी? इसका रीज़न ज़रूर याद कर लेना कि डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल में अट्रैक्शन होती है, ठीक है, और नोबल गैस के मॉलिक्यूल्स की पोलराइजेशन या फिर डिस्टोर्शन हो जाती है। नाउ रिएक्शन पूछी गई है कि हाइड्रोलाइसिस ऑफ दी XeF6 जीनोन का जो यहाँ पर हेक्साफ्लोराइड है, उसकी हाइड्रोलाइसिस से हमें क्या मिलता है, ठीक है। इसकी हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे विद दी वाटर के साथ इसकी रिएक्शन होगी, ठीक है। देन इट गिव्स अस दी जीनोन का ट्राईऑक्साइड XeO3 विच इज़ दी हाईली एक्सप्लोजिव, ठीक है। तो यहाँ पर बनेगा HF, तो रिएक्शन को हम कर लेते हैं बैलेंस, यहाँ पर लगा दीजिए 3, ठीक है,
3 ऑक्सीजन थे तो यहाँ पर बन जाएगा 6। क्लियर है। सो दिस इज़ हाईली एक्सप्लोजिव। तो जब इसको बनाते हैं तो काफ़ी हमें प्रिकॉशंस का वहाँ पर यूज़ करना पड़ता है, ठीक है, XeO3 को। ओके, तो आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस मिक्सचर इज यूज्ड बाय द डाइवर्स इनसाइड द सी। ठीक है, ये आप लोगों ने सॉल्यूशंस चैप्टर नंबर 2 जो हमारा है सॉल्यूशंस में हेनरीज लॉ के अंडर भी रीड किया होगा कि डाइवर्स ऑक्सीजन के साथ उसमें हीलियम गैस को ऐड कर कर सिलेंडर्स को साथ में रखते हैं। इसका आंसर आ जाएगा ए। इसका रीज़न क्या होता है? क्योंकि हीलियम की सोलबिलिटी लो होती है, ठीक है, क्योंकि हीलियम की सोलबिलिटी लो होती है और इसके एटम्स का साइज़ भी छोटा होता है, ये इसका मेन रीज़न बनता है। बाकी डीपली आप लोगों को सेकंड चैप्टर में रीड कर लीजिए अंडर द एप्लीकेशंस ऑफ द हेनरीज लॉ, वहाँ पर आपको इसका आंसर मिल जाएगा। एंड साथ में जो इम्पोर्टेंट बात है, आप लोगों ने सभी जो हैं नोबल गैसेस के यूजेस को ज़रूर पढ़ना है, ठीक है, ये उसके यूजेस में या फिर एप्लीकेशंस आप इन्हें बोल सकते हैं, तो इनके यूजेस ज़रूर रीड कर लीजिएगा, ठीक है। हमारे डेली यूजेस में ऐसी बहुत सारी हम चीज़ें यूज़ करते हैं जिनमें इनको यूज़ किया जाता है, तो वो आप लोग अपनी अपनी बुक में से, आपके पास कोई भी बुक है, NCERT है, रेफरेंस है, सभी में इनके यूजेस एक्सप्लेन किए हुए हैं, वो आप लोगों ने ज़रूर रीड आउट करने हैं। क्लियर है? तो आगे चलते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ द O2 पॉजिटिव PTF6 कॉम्प्लेक्स इज़ द बेसिस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द ज़ीनोन फ्लोराइड। ये मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि सबसे पहले ये वाला कंपाउंड बनाया गया था, फिर बाद में ज़ीनोन का बना। अब उसने ये पूछा है कि इस कंपाउंड के बनने के साथ हमने ज़ीनोन को क्यों रिलेट किया, मतलब ऑक्सीजन और ज़ीनोन में क्या सिमिलैरिटी है, ये हमने देखना है। सबसे पहला ऑप्शन कि बोथ हैव द कंपेरेबल इलेक्ट्रॉन एक्टिविटीज़, दिस इज़ रॉन्ग वन, ठीक है। बोथ हैव द कंपेरेबल आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये सही है, ठीक है। बोथ आर गैसेस, बट ये भी सही है, बट इसका कुछ रिएक्शन के साथ तो रिलेशन नहीं बनेगा। बोथ हैव द कंपेरेबल साइजेस, तो इसका मेन आंसर बनेगा आपका बी ऑप्शन, कि उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पीज़ दोनों की सेम थी, ठीक है ना, मतलब सिमिलर थी। तो O2 ने बनाया जब पॉजिटिव आयन, तो इसका मतलब ज़ीनोन भी बना सकता है, उसमें से भी इलेक्ट्रॉन रिमूव किया जा सकता है, इसलिए यहाँ पर आयनाइजेशन एंथैल्पी के बेसिस पर उन्होंने ज़ीनोन की रिएक्शन करवा कर देखी। क्लियर है? तो आगे चलते हैं। XeF2 इज आइसोस्ट्रक्चरल विद, XeF2 की स्ट्रक्चर पहले बना ही लेते हैं, ठीक है। F2 जुड़े हैं, 2 एटम यूज़ हो गए, ठीक है, 2 बनेंगे बॉन्ड पेयर, बाकी कितने एटम बचे, बाकी कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 6 बच गए बाकी इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन से क्या बनेगा, 3 लोन पेयर्स, तो ये बनेगी हमारी sp3d, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स का अरेंजमेंट क्या बन जाएगा यहाँ पर, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो हम सभी लोन पेयर्स को रख देंगे इक्वेटोरियल प्लेन में और ऊपर नीचे हम रखेंगे फ्लोरीन, ठीक है। सो नाउ अब इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है, क्योंकि यहाँ पर हैं टोटल 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, अब इनमें से जिसकी भी हाइब्रिडाइजेशन सेम रहेगी वही इसका आंसर मिल जाएगा। तो आप लोग इसको सोल्व कर कर ज़रूर देखिए ICl2 नेगेटिव को। अब आयोडीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7, साथ में जुड़े हैं Cl2 और ऊपर है एक चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन, तो इसका भी कितना बन जाएगा, 5, और 5 के साथ भी सेम होती है sp3d। इसका मतलब ये इसका आंसर है। इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन सेम है, इसकी भी स्ट्रक्चर सेम बन जाएगी ICl2 नेगेटिव की। अगर आप लोगों ने ग्रुप नंबर 17 की वीडियो को ध्यान से सुना होगा तो उसमें मैंने सेम प्रॉब्लम सोल्व की हुई है, तो वहाँ से आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। क्लियर है? बाकी में भी आप लोग सोल्व कर सकते हैं, बाकी में हाइब्रिडाइजेशन अलग आएगी। ओके, तो आगे चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स द 2 स्पेशीज आर आइसोस्ट्रक्चरल। फिर से आ गया आइसोस्ट्रक्चरल, हम हाइब्रिडाइजेशन सोल्व कर लेंगे, ठीक है। पहले इसकी करते हैं, BrO3 1 नेगेटिव, तो ब्रोमीन के पास हैं 7, ऑक्सीजन इज नॉट मोनोवेलेंट, सो 0, और ऊपर चार्ज है -1, उसका +1 करेंगे तो 4 आ गई, 4 के अकॉर्डिंग sp3। साथ में है XeO3, ज़ीनोन के पास 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन इज नॉट दी मोनोवेलेंट, सो 0, सो इसका भी 4 आ गया, इसकी भी sp3। और सेकेंड थिंग आप लोग क्या सोल्व कर सकते हैं, नंबर ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर देखिए पूछा हो आइसो इलेक्ट्रॉनिक, तो आप लोगों ने टोटल इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करना है,
बट यहाँ पर ओनली आइसोस्ट्रक्चरल पूछा गया है, तो हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर कर सोल्व कर सकते हैं। इसके पास भी 7 है, एक ऊपर बच गया 8, ठीक है, और बाकी के ऑक्सीजन के जोड़ लें, ठीक है, 3 ऑक्सीजन हैं, सबके पास होते हैं 6, सो 18 + 8 यहाँ पर बन जाएगा 26। यहाँ पर भी सेम है, 8 इसके हैं, 18 इनके हैं, 26। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी सेम है, हाइब्रिडाइजेशन सेम हो गई तो स्ट्रक्चर तो सेम ही होगी। बाकी ये तो श्योरिटी के लिए था, तो आपका आंसर ए बन जाएगा क्योंकि इनकी हाइब्रिडाइजेशन सेम आ रही है। बाकी सभी आप लोग खुद सोल्व कर कर ज़रूर देखिए कि क्या क्या हाइब्रिडाइजेशंस आ रही हैं, तो आपको श्योरिटी हो जाएगी कि क्या इनकी स्ट्रक्चर बनने वाली है। क्लियर है भाई? ओके, तो आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ द लोन पेयर्स एसोसिएटेड विद द जीनोम। अब सभी की स्ट्रक्चर बनाएं, ठीक है। XeO3 है, तो अब जुड़े हैं O3, ठीक है। अब O3 में 6 इलेक्ट्रॉन यूज़ हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, यानी कि 1 बन जाएगा यहाँ पर लोन पेयर। टोटल हो गए हमारे 4 बॉन्ड पेयर्स, तो ये बन गया हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और साथ में इसकी शेप क्या रहेगी अब, पिरामिडल, ठीक है। XeF4 हमने अभी भी बनाया था, दैट इज़ द प्लेनर वन। इसके पास होते हैं 2, इसके पास कितने हैं 1 लोन पेयर। XeF4 के पास होते हैं 2, मैं 2 बार बना चुका हूँ स्ट्रक्चर XeF4 की। XeF6, अब इसकी स्ट्रक्चर क्या बनेगी XeF6 की, ठीक है। अब देखिए 6 तो यूज़ हो गए, अब सिर्फ एक ही बचा है, ठीक है, तो टोटल हो गई यहाँ पर 7 थिंग्स। तो 7 के केस में क्या होता है कि 5 रहेंगी यहाँ पर सेम प्लेन में, ठीक है, और एक ऊपर एक नीचे, ठीक है, और सभी के सभी हम यहाँ पर लगा देते हैं फ्लोरीन एटम, ठीक है। ये वाले जो 4 फ्लोरीन एटम और एक है, इनके साथ ऑन पेयर, दीज आर इन दी सेम प्लेन, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसकी शेप क्या बनेगी, दिस इज दी डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, याद रखिएगा। डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल क्यों है, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल में एक यहाँ पर एंटर हो चुका है लोन पेयर, इसके कारण। तो इसके पास भी कितने हैं 1 लोन पेयर। XeF2 भी हमने सोल्व किया है, ठीक है, 2-3 बार सोल्व कर चुके हैं, 2 बॉन्ड पेयर बच गए और 6 इलेक्ट्रॉन के बनेंगे 3 लोन पेयर्स। तो सबसे ज़्यादा है लोन पेयर इसके पास, इसकी हमने अभी स्ट्रक्चर बनाई थी, दिस इज़ दी लीनियर शेप मॉलिक्यूल। तो बाकी के 3 बचते हैं लोन पेयर। तो ऐसे आप बार बार स्ट्रक्चर्स को बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपकी सभी स्ट्रक्चर्स वैसे तो इसी वीडियो में हो चुकी हैं, तो अगर आप लोग साथ में इनको सोल्विंग करते हैं तो आपको बिल्कुल ईजिली सब कुछ याद हो जाएगा, ठीक है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेशीज हैज़ इक्वल नंबर ऑफ द सिग्मा एंड द पाई बॉन्ड, ठीक है। अब इनकी स्ट्रक्चर्स अगर याद हैं तो आपका आंसर डायरेक्ट मिल जाएगा। XeO4, ठीक है, इसमें क्या होता है 4 के 4 ऑक्सीजन जुड़े हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनेगी, तो चारों ने यहाँ पर एक एक बनाया होगा सिग्मा बॉन्ड, सो देयरफॉर देयर इज़ 4 सिग्मा बॉन्ड्स, ठीक है। और जो दूसरा बॉन्ड है, दीज आर दी 4 पाई बॉन्ड्स, ठीक है। तो दोनों बॉन्ड्स की यहाँ पर गिनती सेम है, तो XeO4 हमारा आंसर बन जाएगा। क्लियर है भाई? ओके, तो आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज कॉल्ड दी स्ट्रेंजर गैस, ठीक है। स्ट्रेंजर गैस किसको बोलते हैं, स्ट्रेंजर गैस बोलते हैं जीनोन गैस को, ठीक है। जीनोन गैस को स्ट्रेंजर गैस बोलते हैं क्योंकि नोबल गैसेस में से जीनोन ही सिर्फ रिएक्टिविटी शो करता है, उसके ही सिर्फ कंपाउंड बनते हैं, तो जीनोन इसका इसीलिए ही रखा गया है नाम। जीनोन का मतलब क्या बन गया, स्ट्रेंजर गैस, ठीक है। तो ये थे आपके लिए ग्रुप नंबर 18 में से जितने भी इम्पोर्टेंट MCQs बनाए जा सकते थे, ठीक है। तो बाकी जो मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी हमेशा यही बात बताई है कि MCQs का एम होता है आप लोगों को रिवाइज़ करवाना, आप लोगों को आइडिया हो जाए कि ऐसी प्रॉब्लम्स हमें आ सकती हैं, ठीक है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको सेम स्टेटमेंट ही एग्ज़ाम में आएगी। उसके लिए आपको चैप्टर को अच्छे से रीड करना होगा ताकि आप लोगों को उसमें से कोई भी MCQ बनाकर वहाँ पर दिया जाए। NCERT एक्सरसाइजेस को सोल्व करना होगा, एग्जाम्पलर बुक को सोल्व करना होगा, ताकि आप लोगों ने सब कुछ अच्छे से रीड किया हो, ताकि आप लोगों के MCQs या फिर केस स्टडी प्रॉब्लम्स वहाँ पर हो जाएं, ठीक है। तो इसके साथ हमारे ग्रुप नंबर 15, 16, 17, 18 सभी के MCQs हो जाते हैं क्लियर। तो इसके बाद मैं आप लोगों के लिए 1-2 वीडियोस इसी पर बेस्ड प्रैक्टिस के लिए बना दूंगा, जिसमें कि सभी ग्रुप में से जो MCQs होंगे, ठीक है, और उनमें हम एग्जाम्पलर की प्रॉब्लम्स भी सोल्व कर लेंगे।
तो उसके साथ आपका ये जो चैप्टर है वो अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, तो इस पूरी वीडियो सीरीज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशंस चैप्टर, जितने भी आपके इस टर्म के सिलेबस के चैप्टर हैं या फिर आपके नीट एग्ज़ाम के लिए 11th के चैप्टर हैं, पूरी जो आपकी केमिस्ट्री के चैप्टर हैं, उन सभी का स्टडी मटेरियल हमारे चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, और इन सभी जो MCQs सीरीज़ की वीडियोस हैं उनकी PDF फाइल्स भी मैंने आपको साथ में ही दी हैं, तो प्लीज़ उनसे आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इन्हें शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। और वीडियोस के नीचे आप लोगों ने कमेंट ज़रूर करना है और हमें बताना है कि आपको ये वीडियो से अंडरस्टैंडिंग हो रही है या फिर ये आपके लिए यूज़फुल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।